है वो रेड लाइट जलना शुरू हो गया, उसका लिंक गैप हो गया। मेल तो आया हुआ है। यस सर। 1 मिनट, इसको ऊपर कनेक्ट कर दो। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। एक ये वाला है तुम्हारा, नहीं, प्रोग्राम्स यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं लोकल सिस्टम पे। लैपटॉप से यूज करने पे वो अगर कुछ बोलते हैं तो उधर सुनाई नहीं देता है, इसके लिए हेडफोन यूज करना होगा क्या? नहीं, लैपटॉप में तो स्पीकर होगा ना। ये हेडफोन नहीं है, हेडफोन, हेडफोन लगा लो। हेडफोन भी यूज कर सकते हो। ऐसे हमको लगता है कि उसमें जो ये रहता है ना लैपटॉप के अंदर, स्पीकर वगैरह। पहले फाइल को मतलब ट्रांसफर कर लेना दो। अभी आ रहा है आवाज मेरा? यस आ रहा है। तुमको मतलब क्या उसमें स्पीकर में वहाँ नहीं, इसमें नहीं लगा हुआ है क्या वो? पता नहीं सर, कल तो हम बोल रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था उधर। नहीं तो माइक का मेरे प्रॉब्लम होगा ना तो। तो अभी पूछता भी है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हम यही लैपटॉप का ही दिए थे स्पीकर, तो नहीं ले रहा था। इनेबल किए थे उसको? यस माइक सर। को इनेबल किए थे? जी। तब तो करना चाहिए काम। फाइल फिर अपलोड करें सर्वर पे। ये वाला जो स्क्रीन दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है स्क्रीन। ये पता है ये लोकल सिस्टम नहीं है, ये वर्चुअल सिस्टम है। अच्छा। मतलब ये कहीं और पे है, इसका आईपी एड्रेस यहाँ सेट किया हुआ है 6214 और 42, ये सर्वर है ये, समझे? उसका जो है ना पूरा का पूरा डेस्कटॉप यहाँ पे आता है। ओ, और उसका अपना मतलब ग्राफिकल ये है, यूजर इंटरफेस उसका अपना मेनू उसका है। एक मिनट को पहले डिस्कनेक्ट करना देखो। ये फाइल सब वहाँ चला गया और पल्स जो है
अब ये जो स्क्रीन खुलेगा ये लोकल सिस्टम का नहीं है, ये वहाँ का है, सर्वर पे जो रन कर रहा है ना उसका ये है, उसका मेनू वगैरह, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सब कुछ है यहाँ दिख रहा है। और लोकल सिस्टम जो है उसका मेनू यहाँ है, ये वाला। तो दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है पैरेलली। अब फाइल सबको हम क्या किया, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए सर्वर पे, वहाँ पर इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ भी फाइल जिला है ही, फाइल जिला को यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। अब हो गया, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि फुल स्क्रीन करने के बाद भी जो है ना ये पूरा इसमें नहीं आ रहा है। आज वाला फाइल सब इसमें चला गया होगा। और कल जो हम लोग फाइल यूज़ किए थे वो फाइल मैनेजर में होना चाहिए। सी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर CS 202 के अंदर इसका जो व्यू है वो चेंज कर लेते हैं हम। डिटेल्स कर देते हैं इसको। इसको मॉडिफाइड बाई टाइम। आज जो फाइल आया है ये तुम्हारा फोल्डर है, और आज का जो फाइल है उसका नाम क्या है इसमें? ये वाला है, प्रोग्राम्स यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर .zip। अनजिप कर लेते हैं। प्रोग्राम्स, ठीक है, तीनों इसमें आ गया। 3 फाइल था नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, और रेक्टेंगल यूजिंग स्ट्रक्चर। हेलो, यस सर। दिख रहा है स्क्रीन में? अब इसमें जो पहला जो प्रोग्राम तुम्हारा है सर आवाज जा रही उसको है? पहले ओपन करो। हेलो हेलो उल्टा लगता है कि मॉडिफाइड दिखा रहा है ये। हाँ अब सही हुआ। एक ये है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसमें क्या लिखे हो तुम? स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप, अब सही है ये। फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई, स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप 0.50, टोटल आई, डिस्टेंस, डू,
how many points you want to insert. अच्छा, इसको भी मतलब लूप में लगा दिए हो नहीं है, या 50 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में उसको रिपीट करते जाना है, सही है। उसके बाद फिर i इक्वल टू 0, i लेस देन टोटल i प्लस प्लस, प्रिंट एफ फॉर पॉइंट इतना परसेंट एक्स, देन डिस्टेंस इक्वल टू sqrt पॉइंट दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही तो है ये। इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, जीसीसी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा स्क्वायर रूट है, मैथ डॉट एच इंक्लूड नहीं किया हुआ है क्या? इंक्लूड किया हुआ है, तब ये क्यों नहीं कंपाइल कर रहा है? अनडिफाइंड रेफरेंस टू एक मिनट, एपीटी सर्च जीसीसी, उसका सपोर्ट करता गड़बड़ है जी, google.com, जीसीसी with math.h, माइनस कहता है लास्ट में यूज करने के लिए। अब हो गया, ./a.out, हाउ मेनी पॉइंट यू वांट टू इंसर्ट, मान लो यहाँ हम देते हैं 2 पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 5, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8, 6, क्लास काम तो कर रहा है दोनों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम ओरिजिन, अब ये सही से काम कर रहा है। दूसरा जो फाइल है ये है डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट्स। एक बार इसको रन कराते हैं। This is the distance between points minus ln. How many points you want to insert? ऑलरेडी हम दे रहे हैं 4 पॉइंट। फर्स्ट जो है उसका 1 और 2 है, सेकेंड वालों के 5 और 4 है, देन 2 और 3 है, इसके अलावा एक 8 और 7 है। इनके द सोर्स पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट हमने दिया 2, डेस्टिनेशन पॉइंट दे रहे हैं 4। तो ये क्या करेगा कि 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस है उसको निकालेगा। 0.2 एंड डिस्टेंस पॉइंट 4.24। हाँ, तो 8 माइनस 5 3 हो गया और 7 माइनस 4 भी 3 हो गया। x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 18 और उसका फिर स्क्वायर रूट 4.24। सही है। लास्ट जो प्रोग्राम है वो ये वाला है, रेक्टेंगल यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट शेप टाइप। अच्छा, इसका नाम शेप टाइप क्यों दिए हो? यहाँ इसका नाम क्या दिए थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप। यहाँ इसका नाम दिया कोऑर्डिनेट। असल में क्या है ना कि जैसे हम लोग तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो सिंपल इसका नाम दे सकते हैं कि पॉइंट टाइप, तभी काम करता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मीनिंगफुल होता है। जैसे यहाँ पे है ना रेक्टेंगल है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल रेक्टेंगल के लिए यूज़ किया जाएगा, इसको सर्किल के लिए या स्क्वायर के लिए या क्यूब के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम जो है शेप टाइप देना सही नहीं है, इसका नाम देना चाहिए था पॉइंट टाइप। नहीं, पॉइंट नहीं, रेक्टेंगल टाइप, क्योंकि स्पेशली ये रेक्टेंगल के लिए ही इसको बनाया जा रहा है। तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया एक एरे, एरिया और पेरीमीटर, लेंथ एंड टोटल एंड आई। फाइल का जो नाम है वो है रेक्टेंगल। तो जीसीसी रेक्टेंगल using structure। How many rectangle details you want to insert? इसे मालूम चाहते हैं कि इसमें 3 देते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ 2, उसका ब्रेथ 3, सेकेंड रेक्टेंगल 5 और 6, then 7 and 8, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा क्या है? हाउ टू पास स्ट्रक्चर विद फंक्शन। यहाँ तो दिखा रहा है दिवाकर का ग्रेन। अच्छा, लैपटॉप से हम लोग तो लैपटॉप करते हैं ना। कोई अगर हेडफोन अगर पास में है तो उसको अटैच कर लो उसको। जैसे लैपटॉप में भी रहता है माइक,
उससे भी मतलब वो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा है कि अलाउ किया हुआ है, ग्रीन डिस्प्ले हो रहा है, तब आवाज़ नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमें दिखाए थे अभी, ऐसे कल जो प्रोग्राम लिखाए थे बताए थे उसमें हम थोड़ा चेंज कर लिए थे इसके रिगार्डिंग कि हाउ टू पास स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। हेलो उसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को क्या करना है कि फंक्शन से पहले डिफाइन कर लेना है, और फिर फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को पास करके और उसको वहाँ स्टोर कर लेना है। जैसे इसमें मान लो अभी हम लोग का जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें इस फाइल को ओपन करते हैं, तो अभी तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है मेन के अंदर, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसमें स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, पहले तो एक ऐसा करते हैं ना कि ये शेप टाइप जो लिखा हुआ है इसको रेक्टेंगल टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि शेप टाइप जो है काफ़ी जनरलाइज टर्म हो गया। केवल शेप को कंट्रोल एस करो, उसको रिप्लेस कर दो रेक्टेंगल से। रिप्लेस ऑल इन डॉक्यूमेंट, सब जगह चेंज हो गया। अब क्या करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि फ्लोट रेक्टेंगल हेलो एरिया। तो इस फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे, वो होगा हमारा स्ट्रक्ट रेक्टेंगल टाइप हेलो नाम का कोई एक वेरिएबल होगा, और रिटर्न टाइप इसका हो जाएगा फ्लोट। लाइकवाइज सिस्टम का वॉल्यूम तेज करो ना दिवाकर, तुम्हारा साउंड आ रहा था हल्का हल्का। हाँ कुछ ना उसका माइक का कुछ प्रॉब्लम है उसका, इनपुट वॉल्यूम जो है ना वो कम होगा उसका, इनपुट वॉल्यूम माइक का, यस सर, इसी कारण से उसका आवाज नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है हल्का हल्का। क्योंकि लैपटॉप में तो बाय डिफॉल्ट माइक लगा हुआ रहता है। इंक्रीज योर इनपुट लेवल इन द साउंड सेटिंग ऑफ लैपटॉप पर जहाँ साउंड सेटिंग होगा ना वहाँ पे एक इनपुट लेवल होगा माइक के लिए, उस इनपुट लेवल को इंक्रीज करना होगा, तब जाकर के वो प्रॉपरली आना शुरू होगा साउंड। आने तो अगर हेडफोन अगर है तो उसको यूज कर लो। दो फंक्शन बन गया, एक रेक्टेंगल एरिया के लिए और रेक्टेंगल पेरीमीटर के लिए, दोनों का प्रोटेक्शन हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे पहले तो बॉडी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना रेक्टेंगल टाइप का कोई एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम कर देंगे सिंपल रेक्टेंगल। सिमिलरली इसका भी कर देंगे नाम सिंपल रेक्टेंगल।
अब क्या करना है इसको कि ये जो मेरे पास आया वेरिएबल रेक्टेंगल टाइप का, इसके पास फिर दो एट्रीब्यूट होगा, एक लेंथ और एक एट्रीब्यूट। तो सिंपली यहाँ से ले देंगे कि रिटर्न एंड रेक्टेंगल डॉट लेंथ। सजेस्ट नहीं कर रहा है बाई रेक्टेंगल डॉट ब्रेथ। और यहाँ क्या करना होगा, 2 इंटू जिसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब दोनों फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया और उसमें रेक्टेंगल आई को पास कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कि रेक्टेंगल एरिया ऐसे पास कर देंगे आई रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल आई। फिर इस वाले में पेरीमीटर इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया, नहीं रेक्टेंगल पेरीमीटर, और इसमें भी पास करना होगा रेक्टेंगल आई। ये एग्जांपल हो गया ना कि फंक्शन में हम लोग कैसे पास करते हैं स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को, उसका एग्जांपल ये हो गया। ये फंक्शन नेम हो गया रेक्टेंगल एरिया और उसमें पास हम लोग कर रहे हैं आई रेक्टेंगल को। फिर फंक्शन नेम हो गया रेक्टेंगल पेरीमीटर और उसमें पास कर रहे हैं रेक्टेंगल आई रेक्टेंगल को। बाकी यहाँ अपना उसको यहाँ रिसीव कर रहे हैं इस वेरिएबल में, फॉर्मूला अप्लाई करके जो वैल्यू इसको रिटर्न बैक कर रहे हैं। एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं इसको। इसका नाम है रेक्टेंगल यूजिंग स्ट्रक्चर, रेक्टेंगल यूजिंग स्ट्रक्चर। सो जीसीसी रेक्टेंगल यूजिंग स्ट्रक्चर। स्लो चलता है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, जैसे दो दिए, फर्स्ट रेक्टेंगल का 11 2 then 3 12 आ गया, दोनों का एरिया आ गया और दोनों का जो है वो पेरीमीटर आ गया। अब ये काम कर रहा है। अब क्या करना है, अब उसका था देवता का, उसका ईमेल आया हुआ था, पर उसको फोल्डर में उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका जो फाइल है उसका नाम क्या है, प्रोग्राम्स यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो अनजिप प्रोग्राम्स यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तीन फाइल इसका भी आया है, एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रक्चर रेक्टेंगल, स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2। इसको पहले बाकी फाइल्स को यहाँ क्लोज कर लेते हैं। एक तो ये वाला फाइल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके इसका नाम है।
फाइल खुला नहीं है। इसका मतलब फाइल मैनेजर बंद हो गया क्या? फोल्डर है ये वाला CS02, इसका पहले व्यू में जो है फोल्डर व्यू मोड यहाँ था, डिटेल लिस्ट। राइट क्लिक करके ओपन करना होगा। एक्सट्रैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये गलत है। ये 10 मिनट हर में 10 मिनट। ये ऐसे नहीं होगा। ऑनलाइन है देखता है। ऑनलाइन तो है। हेलो हेलो। आ रहा है आवाज? यस हेलो यस सर। बोले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, यस सर। इसमें मतलब ये x1 y1 और x2 y2 दोनों डिफाइन नहीं ना करना था। तो फिक्स हो गया ना। तो ये फिक्स हो गया, मतलब इसमें 2 पॉइंट ही होगा। एक पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। इसमें क्या करना था कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना स्ट्रक्चर क्रिएट करना था। अब उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। इस टाइप से काम करना था, क्योंकि एक कोई जो पॉइंट होगा ना, उस एक पॉइंट के अंदर 2 ही कोऑर्डिनेट होगा। एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो सिंपल x और सिंपल y होना चाहिए। x1 y1 x2 y2, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। सर स्पीड लगता है कम है नेट का। यहाँ तो स्पीड दिखा वाला क्या? हम यहाँ पे सर कमेंट जो करके लिख देते। लास्ट दिए थे हाँ नहीं ठीक है। तो मतलब कभी भी जो बनेगा ना स्ट्रक्चर, तो वो तो जैसे यहाँ की देखने से लग नहीं रहा कि ये फिक्स हो गया हुआ है, ये कि 2 ही पॉइंट के लिए है। ये मतलब ये फर्स्ट पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट है और ये सेकंड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट है। तो वैसा फिक्स नहीं करना था उसको। स्ट्रक्चर जो होगा ना वो हमेशा सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ये मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हेलो यहाँ ठीक है, ये यहाँ सही है। यहाँ पे सिंपल एक x है और सिंपल y है। बस यही थोड़ा सा ये है कि स्ट्रक्चर का जो नाम है, इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने की जरूरत नहीं है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है तो बहुत लार्ज टर्म हो गया ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो 2 पॉइंट हमारा है x और y, ये किसी एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसका नाम कर लो पॉइंट है, इसको फाइनली रिप्लेस कर देते हैं। इसमें ये भी यूज किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1। पहले इसको रिप्लेस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 को, इसको कंट्रोल एच करते हैं पॉइंट से, प्लेस ऑल इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तब उसका क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं पॉइंट टाइप से। तो अभी बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया ना कि ये हमारा हो गया ये पॉइंट टाइप। अब पॉइंट टाइप का एक पॉइंट बना, तो इसका भी नाम पॉइंट नहीं होना चाहिए था, इसका नाम पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि ये एक एरे है, इसमें 100 पॉइंट्स मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना होगा, इसको फाइनल रिप्लेसमेंट कर देते हैं को। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉइंट और ये सिंबल, इसको कभी जो नहीं काम नहीं करता है। कंट्रोल एच, इसको रिप्लेस करना होगा
पॉइंट्स। अब ये देखने से लग रहा है ना कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा इसका नाम पॉइंट टाइप है। पॉइंट टाइप जो है उसमें दो कंपोनेंट है, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है। और उस पॉइंट टाइप का जो है ना हमारे पास एक पॉइंट्स नाम का एरे है, जिसमें कि हम 100 पॉइंट्स को मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। बाकी ये ठीक है, और टोटल है i है, और फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ तक सही है। देन हाउ मेनी पॉइंट्स, पॉइंट टाइप्स नहीं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। यूजर जो है उसको पॉइंट टाइप से क्या मतलब है, उसको मतलब है कि पॉइंट से, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। टोटल में गया, इंटर द मेजरमेंट, मेजरमेंट के स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको स्पेलिंग सजेशन करो। ऑफ ईच पॉइंट, ईच मेजरमेंट नहीं, ऑफ ईच पॉइंट। द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड मेजरमेंट सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट लगाइए इनपुट, मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे इनपुट करना है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है, पता है यहाँ पे एरर होगा, ये स्पेस कभी नहीं होगा यहाँ। एम्परसेंड पॉइंट्स आई डॉट एक्स, देन एम्परसेंड पॉइंट आई डॉट वाई। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि समझने के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं इस टाइप से। एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वो एड्रेस है, फिर ith पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसका वो एड्रेस है, इस टाइप से। देन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसकी वार्टी। अब ये पॉइंट्स i, अब सही है, अब ये काम करेगा। मैथ डॉट एच इंक्लूड किया हुआ है, ऊपर में किया हुआ है। फाइल का नाम था, अभी जो फाइल हम देख रहे थे उसका नाम था स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको लिखना होगा कि जीसीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री -ln। कंपाइल हो गया। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, मान लो यहाँ लिखते हैं कि 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट से 3, 4, सेकेंड पॉइंट का 5 और 6। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 जो है उसका डिस्टेंस 5 ही होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, इसलिए इसे दिखा रहा है 5 दिखा रहा है यहाँ पर। और ये 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो 7.81, ये भी सही आ रहा है। दूसरा जो फाइल तुम्हारा है वो रेक्टेंगल वाला है। स्ट्रक्चर रेक्टेंगल, हाँ ये सही है, स्ट्रक्चर रेक्टेंगल। हालांकि सिंपल रेक्टेंगल इसको लिखना सही नहीं है, इसको रेक्टेंगल टाइप करना चाहिए। और फिर जैसे ये रेक्टेंगल 1 है ना, तो ये रेक्टेंगल 1 वर्ड भी सही नहीं है, तो एरे ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स है। तो जहाँ पे रेक्टेंगल 1 लिखा हुआ है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं रेक्टेंगल्स से। तो कंट्रोल H, इसका नाम करना होगा रेक्टेंगल्स डॉक्यूमेंट। देन केवल इसको अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, या यहाँ केवल इसको चेंज कर सकते हैं कि रेक्टेंगल टाइप। रेक्टेंगल टाइप का ये एक एरे है रेक्टेंगल्स, जिसमें कि 100 रेक्टेंगल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, टोटल रेक्टेंगल सिलेक्ट में आ गया। फिर बाकी के लिए इनपुट ले करके और उसको डिस्प्ले कर देना है। ये वाला कमेंट किया हुआ है फॉर लूप, इसको कंपाइल करते हैं एक बार। जीसीसी
rectangle dot c, a dot out. How many rectangles are there? Suppose 4 rectangles. फर्स्ट का लेंथ एंड ब्रेड 12 और 4, सेकेंड का लेंथ एंड ब्रेड 1 एंड 2, थर्ड का लेंथ एंड ब्रेड 4 एंड 5 और फोर्थ का 8 और 9। चारों का दिखा दिया, एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। अब सही है, मतलब वेरिएबल का नाम जो है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर का नाम क्या होना चाहिए। छोटा जो प्रोग्राम रहता है तब वहाँ पर उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रोग्राम का बहुत सारा मॉड्यूल उसके अंदर आ जाएगा तब अगर उसका नाम अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो उससे परेशानी खुद है उसमें, कि जिस समय बाद में हम कैलकुलेशन करते हैं ना उस समय पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज करना चाहिए। इसलिए हम बार बार स्ट्रेस नाम है कुछ चीज में, कुछ जो जनरल जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको हमेशा ध्यान रखना है कि एरे का नाम जो होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। सिंगुलर वर्ड जो है एरे में यूज नहीं करना चाहिए। सिंपल वेरिएबल का नाम जो होगा वो जनरली सिंगुलर होता है, और स्ट्रक्चर का जो नाम होगा उसमें अंडरस्कोर टाइप लगा देना चाहिए। उससे ये फीलिंग आता है कि वो किसी न किसी चीज़ के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 जो रूल एंड रेगुलेशन है ना उसको हमेशा फॉलो करना है। फंक्शन का जो नाम होना चाहिए उसमें कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए ताकि ये पता चले कि वो काम क्या कर रहा है। इसको हम एक जगह समराइज भी कर देते हैं उसी फाइल के अंदर, क्योंकि सबका अपना अपना पर्पस है, तो उसी पर्पस के हिसाब से फाइल को का नोमेनक्लेचर करना चाहिए। फाइल का हम लोग का जो फाइल था उसका नाम था स्ट्रक्चर डॉट सी, वो इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसका सॉर्टिंग का सिस्टम उल्टा है लगता है, रेक्टेंगल है। अच्छा ये फोल्डर ही दिख रहा है, इस फोल्डर का नाम ये वाला फाइल का मतलब अब यहाँ से जो है लिखना शुरू करते हैं। इसको पहले रैपिंग कर देना ऑन, डॉक्यूमेंट लाइन रैपिंग। आज जो डेट है 12 है मई 12/2020। एक पॉइंट हम इसमें इसलिए लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। ये रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ वेरिएबल एरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। बेसिक जो रूल है वो ये है कि पहला ये है कि while defining a simple variable we should use singular words like age, name, role, food, etc. दूसरा रूल ये फॉलो करना चाहिए कि while defining an array we should use plural words like जैसे एज का है तो एजेस हो जाएगा, रोल नेम है तो नेम्स
नेम्स का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे नेम, रोल के लिए रोल्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रोल्स या रोल नंबर्स। कोड के लिए कोड्स यूज कर सकते हैं एक से। बहुत सारे रेक्टेंगल्स यूज करना है तो रेक्टेंगल्स कर लेंगे, बहुत सारे सर्किल यूज करना है सर्किल्स कर लेंगे, केवल सर्किल नहीं करेंगे, सर्किल्स कर लेंगे, रेक्टेंगल्स कर लेंगे, ऐसे करके, ताकि ये फीलिंग होगा ना कि ये एक एरे है, इसमें बहुत सारा चीज डिफाइन किया जा रहा है। तीसरा, द नेम, फिर से लिखो उसको कि while defining a function we should use a verb in its name, like calculate area, है ना, display table, show age, etc। सब में क्या हो रहा है ना, सब में कुछ ना कुछ वर्ब लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, शो लगा हुआ है। तो ये देखने से लग रहा है कि इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये एरिया कैलकुलेट करेगा, ये एरिया को डिस्प्ले नहीं करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, और ये टेबल को डिस्प्ले कर देगा, और ये क्या करेगा कि ये भी एज को डिस्प्ले कर देगा, इस टाइप का चीज़ है। चौथा नंबर जो रूल है वो है कि व्हाइल डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, structure, we should suffix its name with underscore type, like जैसे date type, time type, comma, circle type, etc। इतना रूल जो है ना, इसको कम से कम हमेशा माइंड में लेके चलना है। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम का जो रीडेबिलिटी है वो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी आदमी जब सोर्स कोड पढ़ेगा तो उसको फील होगा कि सोर्स कोड मतलब ये जो यूज़ किया गया है, कोई भी क्वांटिफायर, कोई भी इसमें जो यूज़ किया है, क्यों उसको यूज़ किया गया है, क्या उसका पर्पस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इसको यूज़ करना है। छोटा लेवल का जो प्रोग्राम होता है उसमें ये सब फीलिंग नहीं आएगा, उसमें लगेगा कि चलो नाम कुछ भी यूज़ कर लिए। प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाता है ना, जब सोर्स कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके बाद जब उसको मैनेज करने के बाद होता है तो उस समय इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस आता है। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रोग्राम में हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट जरूर यूज़ करना चाहिए। कोई लूप अगर राइट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट ले जाना चाहिए कि इस लूप का क्या पर्पस हो रहा है। कोई फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक लाइन का कमेंट या 2 लाइन का कमेंट होना चाहिए कि फंक्शन का क्या पर्पस है। हम कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो फार्मूला के बारे में कुछ लाइन लिखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर हैबिट नहीं होगा ना तो वो हैबिट लास्ट क्लास तक रह जाता है। बाद में हमेशा क्या होगा कि बिना कमेंट लिखे कोड लिखने का हैबिट हो जाएगा। इसको भी यहाँ ले देते हैं कि इन एडिशन टू दिस, in addition to this, there should we should also use some comment before a looping statement a function or a formula। प्लस प्रोग्राम का शुरू में भी होना चाहिए। हालांकि शुरू वाला तो पता है कि अब सबको हैबिट पकड़ लिया है, नहीं इसमें ही इसका कहीं कमेंट लिखा हुआ है, कहीं कमेंट इसमें है नहीं। दिवाकर वाले में था, दिवाकर का जो प्रोग्राम था उसमें ऊपर में लिखा हुआ था कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है।
अब ये सीधा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये कुछ पता नहीं कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए एक तो ऊपर में कमेंट होना चाहिए जिसमें फाइल का नाम हो सबसे पहले कि फाइल नेम इज दिस, इसका पर्पस ये है। बाकी चीज़ हम लिखे या नहीं लिखे, मतलब ऑथर का नाम या डेट, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उस फाइल का नाम और उसका पर्पस होना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पे ये है, ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर से पहले एक कमेंट दे देना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। फिर जैसे हम यहाँ पे लूप लिख रहे हैं, तो लूप के पहले एक मैसेज देना चाहिए कि लूप, इस लूप का क्या पर्पस है, इस लूप का क्या पर्पस है, इस लूप का क्या पर्पस है, लाइक दिस। उससे प्रोग्राम का जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो पकड़ में आ जाता है कि किस फ्लो में प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या उसका पर्पस। इसका बेनिफिट इसका खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। नहीं तो बाद में क्या होगा कि खुद का लिखा हुआ जो सोर्स कोड है ना, वो अपने समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों लिखा हुआ है, क्या उसका पर्पस था। अब इस स्ट्रक्चर वाले में मतलब हम लोग स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाना सीख गए, उसका एरे भी बना लिए। अब उसमें नेक्स्ट उसमें बात आता है उसके पॉइंटर का। तो जैसे वेरिएबल का हम पॉइंटर बनाते हैं ना, उस तरीके से हम स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर बना सकते हैं और उसके लिए भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एरे। पॉइंटर बनाने का रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल है। जो रूल है वेरिएबल के लिए वही रूल यहाँ भी फॉलो करना है, लेकिन उसको एक बार हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल जो है कर लेना है। मतलब उसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये होगा कि हम कोई ऐसा फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास कर देंगे, उसके एड्रेस को पास कर देंगे। तो एड्रेस को पास करने से क्या होगा ना कि उसका बाय रेफरेंस वो काम करना शुरू कर देगा या बाय एड्रेस वो काम करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है 5वां, वो ये हो जाएगा कि स्ट्रक्चर पॉइंटर सिमिलर टू वेरिएबल और सिमिलर टू ए सिंपल वेरिएबल। We can also define a pointer of a structure type. Such pointer can store the address of a variable of that structure type. एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अभी। मान लो कहीं लिखा हुआ है कि स्ट्रक्ट एंड डेट टाइप, देन इंटीरियर टाइप का डे सेमीकोलन, इंटीरियर टाइप का मंथ एंड इंटीरियर टाइप का ईयर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, किसी स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्ट और डेट टाइप का। मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम है DOB, किसी का डेट ऑफ बर्थ इसमें है, एक का नाम है टुडे, जैसे कल डिफाइन कर रहे थे। फिर स्ट्रक्ट एंड डेट टाइप का एक मान लो पॉइंटर है जिसका नाम है P। तो ये P नाम का जो पॉइंटर है ना, ये या तो इस DOB का एड्रेस कंटेन करेगा या फिर ये इस टुडे का एड्रेस कंटेन करेगा। और फिर उसके थ्रू P के थ्रू भी हम उसके कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बाय द अगर मान लो लिखते हैं कि टुडे डॉट डे इक्वल टू, आज का दिन डे है 12, देन टुडे डॉट मंथ इक्वल टू 5, 5वां महीना है, एंड टुडे डॉट ईयर इक्वल टू 2020। टुडे नाम का जो वेरिएबल है ये फिक्स हो गया। लाइक इसी तरीके से और सेट कर देते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ कि DOB डॉट डे इक्वल टू मान लो किसी का
डे है 10, देन DOB डॉट मंथ, दिस इज इक्वल टू सपोज 6, 10 जून हो जाएगा ये, एंड देन DOB डॉट ईयर, दिस इज इक्वल टू 2001। दो डेट हमारे पास हो गया। दोनों में क्या हो रहा है कि हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये जो डॉट यहाँ लगा हुआ है ये डॉट ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर कब यूज करते हैं? जब किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल से उसके कंपोनेंट को एक्सेस करना होता है। लेकिन पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो वो फिर एरो ऑपरेटर में कन्वर्ट यूज करना पड़ेगा, वहाँ डॉट नहीं काम करेगा। जैसे अब इसके बाद मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि p इक्वल टू एम्परसेंड टुडे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टुडे नाम का जो मेरा वेरिएबल है, इसका जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को स्टोर किया गया p में। तो p नाम का जो पॉइंटर है वो टुडे के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अच्छा, अब इस p के थ्रू हम चाहें तो इस टुडे के डे, मंथ और ईयर को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, या उसके डे, मंथ और ईयर को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर लिख देंगे कि p एरो डे इक्वल टू, और यहाँ हमने कर दिया 11, ठीक है। तो पहले टुडे का जो डे था वो पहले था 12, अब ये क्या हो गया 11 हो गया। यहाँ लिखते हैं कि नाउ टुडे डॉट डे becomes इक्वल टू 11। तो हम चेंज कर रहे हैं वही p के थ्रू, लेकिन वो चेंज हो रहा है कहाँ, टुडे में, क्योंकि p जो है वो टुडे का एड्रेस कंटेन कर रहा है। और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर नहीं चलता है, यहाँ पे एरो ऑपरेटर चलता है, हाइफन एंड ग्रेटर देन। इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं कि p/मंथ इक्वल टू, मान लो मंथ हमने कर दिया है यहाँ पे 1, तो पहले उसका मंथ था 6, अब उसका मंथ हो गया 1। सो नाउ टुडे डॉट मंथ becomes equal to 1. Similarly, we can write p arrow and then year equal to suppose 2. पहले नहीं, हाँ पहले उसका 2001, पहले उसका ईयर था 2020 टुडे का, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 2001 कर रहे हैं। तो नाउ टुडे डॉट ईयर becomes equal to 2001, ऐसा कुछ हो गया। ये एरे ऑपरेटर जो है ना, इसको मैन्युअली लेकर चलना है। दूसरा ये भी है कि जब एक बार पॉइंटर में हमारे पास किसी वेरिएबल का एड्रेस आ गया, तो उस पॉइंटर को हम चाहें तो किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो फिर वो जो फंक्शन हमारा हो जाएगा वो कॉल बाय एड्रेस वाला किस हो जाएगा। नाउ this pointer can be passed to a function. So in that case the function will be called by address. और उस फंक्शन के अंदर हम जो कुछ भी चेंज करेंगे, एंड द चेंजेस डन इनसाइड द फंक्शन will become effective on the structure variable outside the, इस तरह का ये सिस्टम हो जाएगा इसके अंदर। ये जो पॉइंटर जो हमारा है ये क्या करेगा, कॉल बाय एड्रेस में उसको फंक्शन को कन्वर्ट कर देगा। फंक्शन के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उसका इफेक्ट जो है फंक्शन के बाहर जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उस पर ही वो काम करेगा। तो इसका यूज करके जो है ना हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। इसके अलावा
मैलोक का जो कंसेप्ट था डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, उसको भी हम चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये पॉइंटर ऑफ टाइप कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट नहीं, टू एलोकेट dynamic memory for multiple variables of an array। इसका भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और हम बताना चाहते हैं वहाँ पे कि टाइप डेफ हमको लगता है कि इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वो टाइप डेफ जो है ना, वो स्ट्रक्चर में भी काफी काम करता है। पॉइंट नंबर 6, यूज ऑफ टाइप डेफ विथ in case of C language। When we define a structure, then we need to always use a struct keyword before the structure name everywhere inside the program। With the help of typedef, we can change this system in such a way that after defining the structure, we don't need to use struct keyword again and again। इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जैसे हम लोग पास यहाँ था, ये लिखा हुआ है ऐसे, ये ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर रहे हैं और फिर उसका वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उसका पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं। इस डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ लिखते थे कि टाइप डेफ, तो पहले क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसके बाद फिर इसके जस्ट बाद अगर हम यहाँ से ऐसे लिख दें कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट डेट टाइप and then space again date type like this। अब ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि टाइप डेफ को यूज करना है। टाइप डेफ क्या कर रहा है ना कि ये जो हमारा जो डेटा टाइप है स्ट्रक्ट, उसके बाद डेट अंडरस्कोर टाइप, इसको ये कन्वर्ट कर रहा है टाइप डेट टाइप में। तो इसके ऑनवर्ड्स अब यहाँ से स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है बार बार। आगे जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उस प्रोग्राम में क्या करेंगे कि टाइप डेफ यूज करेंगे। इस चीज़ को सभी यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 स्टेप में हुआ है। फर्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, सेकेंड स्टेप में टाइप डेफ किया गया। इस दोनों स्टेप को जो है ना हम सिंगल में कंबाइन भी कर सकते हैं। हियर द फर्स्ट स्टेप
structure has been defined, and in the next step we have used type def. We can also combine both steps as follows. दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, एक तरीका ये हो सकता है कि यहीं पे टाइप डेफ को यहाँ से शुरू कर देना। टाइप डेफ स्ट्रक्ट एंड देन सेमीकोलन से पहले जो है ना फिर लगा देंगे डेट अंडरस्कोर टाइप, तभी ये काम कर जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है ना कि टाइप डेफ जो है ना ये क्या कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहा है, रीनेम कर रहा है इसमें। तो अब इस केस में जैसे स्ट्रक्ट के बाद जो डेट टाइप लिखा हुआ है, इस डेट टाइप को यहाँ मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको नहीं भी मेंशन करेंगे ना तभी ये काम कर जाएगा। मतलब ये ऐसे बेहतर अप्रोच चीज़ का ये होगा कि इसको ऐसे लिखना चाहिए। ये जो अप्रोच होगा ना ये बेस्ट अप्रोच होगा काम करने का, ये वाला, ये सबसे अच्छा अप्रोच है। जब भी सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर डिफाइन करना है ना तो हमेशा ऐसे यूज़ करना है कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट एंड देन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स कंपोनेंट नेम एंड देन द स्ट्रक्चर टाइप। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इसके बाद केवल इस डेट टाइप जो है ना इसको यूज़ करना है। स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है उसको भूल जाना है, उसको यूज़ करने का कोई टेंशन नहीं है। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं कि सो इन जनरल now a structure can be defined as follows. Type def struct and then पहला वेरिएबल का टाइप तो डेटा टाइप 1 वेरिएबल 1 सेमीकोलन, डेटा टाइप 2 वेरिएबल 2 सेमीकोलन। इस तरीके से जितना कंपोनेंट होगा ऑल दोज कंपोनेंट्स एंड आफ्टर दिस कर्ली ब्रैकेट एंड देन structure स्ट्रक्चर नेम, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसका नाम। ये हमारा जनरल सिंटैक्स हो गया इसको यूज़ करने का। तो अब क्या करना है कि कुछ प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें कि फंक्शन यूज़ करना है और स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर यूज़ करना है। मतलब पहले बनाना है स्ट्रक्चर, फिर उस स्ट्रक्चर से क्या बनाना है वेरिएबल, उस वेरिएबल में इनपुट लेकर के और पॉइंटर में उसके एड्रेस को एलोकेट कर लेना है। और फिर जो कैलकुलेशन करना है ना उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। और जितना हम बताए हैं सिस्टम नोमेनक्लेचर का ना, उस नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसका नाम देना है, या तो फंक्शन का नाम या स्ट्रक्चर का नाम या वेरिएबल का नाम जो भी होगा। उसमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि एरे का नाम प्लूरल होना चाहिए, वेरिएबल का नाम सिंगुलर होना चाहिए, फंक्शन का नाम में वर्ब लगा हुआ होना चाहिए, स्ट्रक्चर के नाम के लास्ट में अंडरस्कोर टाइप होना चाहिए। ये सब रूल को फॉलो करते हुए तब हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन में स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको पास कर देंगे। और वेरिएबल पास करने के बाद फंक्शन क्या करेगा कि वहाँ से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। मीन्स कॉल बाय एड्रेस का जो कंसेप्ट है उसको लगाना है। जैसे मान लो कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो एक सिंगल फंक्शन हमारे पास होगा। उस फंक्शन में 3 आर्गूमेंट पास करेंगे। फर्स्ट आर्गूमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल के लिए जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे उसका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वो वैल्यू होगा। सेकेंड आर्गूमेंट जो है वो एक पॉइंटर होगा जो
जिसमें कि एरिया हमारा रिटर्न होगा। और थर्ड जो हमारा है वो भी हमारा क्या होगा कि एक पॉइंटर होगा जो कि वहाँ से उसका पेरीमीटर रिटर्न कर सकता है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर में ही लेंथ और ब्रेथ के अलावा एक हम वेरिएबल डिफाइन कर लें एरिया के लिए और एक वेरिएबल डिफाइन कर लें हम उसको उसके पेरीमीटर के लिए। और फिर उस वेरिएबल का जो एड्रेस है स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको पास कर दे फंक्शन में और फंक्शन उसको वहाँ से अपडेट कर दे। इस तरह का जो है ना हम एक दो लिख के देने के लिए बनाने के लिए दे देते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे करना है, उसी हिसाब से उसको बनाना है। उसको नोमेनक्लेचर पे हमेशा ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम वगैरह जो है कैसे डिफाइन करना है। कुछ कमेंट भी राइट कर देना है, 1 लाइन या 2 लाइन का कमेंट उसको भी डिफाइन करना है। जैसे आज का डेट है 12/5/20। अब सबसे पहले क्या करना है कि डिफाइन ए स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट a rectangle it should contain length, breadth, area and perimeter of rectangle. Then write a function using call by address to calculate the area and rectangle, the area and perimeter of a rectangle. तो पहला काम ये है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। उस स्ट्रक्चर टाइप का हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसमें इनपुट ले लेंगे। इनपुट करने के बाद क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन में उस रेक्टेंगल स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर वहाँ पर हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो वो उस वेरिएबल का एड्रेस पास हो जाएगा फंक्शन में। फंक्शन क्या करेगा, उसके एरिया को और उसके पेरीमीटर को अपडेट कर देगा और फिर बाद में मेन फंक्शन से उसको हम डिस्प्ले करेंगे। मतलब मेन फंक्शन के थ्रू इनपुट लेंगे लेंथ में और ब्रेथ में, उसके बाद उस वेरिएबल को पास कर देंगे फंक्शन में। फंक्शन क्या करेगा, उसको उसके एरिया वाले एट्रीब्यूट को और उसके पेरीमीटर वाले एट्रीब्यूट को वो अपडेट कर लेगा। और फिर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बाद में इस एरिया को डिस्प्ले कर देंगे और इस पेरीमीटर को डिस्प्ले कर देंगे। इतना ही काम करना है इसमें। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मिलता जुलता बिल्कुल। Define a structure to represent a circle. A circle नहीं, a point. It should contain, इसके पास जो एट्रीब्यूट्स होगा ना वो होना चाहिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इसके अलावा इसमें एक
ये भी होना चाहिए क्वाड्रेंट उसका, कि वो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। आइए फिर हटाओ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम origin of point. Then write a function using call by address to calculate the distance from origin of a point. इस टाइप से दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक अगर बन गया तो दूसरा ही बन जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। बस ध्यान नहीं रखना है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है, फिर एक फंक्शन डिफाइन करना है, और फंक्शन के अंदर उस स्ट्रक्चर टाइप का जो एड्रेस है उसको रिसीव करना है। और उस एड्रेस जो होगा बेसिकली वो पॉइंटर होगा, तब उस पॉइंटर के थ्रू उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके और उसको कैलकुलेट करके उसका जो कंपोनेंट है उसको अपडेट कर लेना है। और फिर जब फंक्शन कॉल खत्म होगा तो मेन फंक्शन क्या करेगा कि उसके उस कंपोनेंट के वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। यही इसका ओवरऑल जो है ना फ्लो उसका होगा। इस फाइल को हम क्या करते हैं थोड़ी देर में फिर अपलोड कर देते हैं। तब फिर कल क्या करेंगे कि कल इसका मैलोक वाला जो पार्ट है उस पर काम शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर विथ मैलोक। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। ठीक है सर। ठीक है, इसको स्टॉप कर रहे हैं।